तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग न्यूमेरिकल्स कंसीडर करेंगे ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये फर्स्ट सेशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो का फर्स्ट सेशन है। तो सेशन 1 ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। सेशन 1 ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का ही फर्स्ट वीडियो होगा, फर्स्ट वीडियो ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहला बात जो ध्यान देना है, देखिए फर्स्ट पॉइंट कि देखिए हम करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ये इसका सेंटर है, आरी जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं होता है 6400 किलोमीटर्स, ये अर्थ का रेडियस है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कोई पॉइंट लेते हैं जिसका सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, इसका अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है डी, और ये डिस्टेंस है आरी, अर्थ रेडियस। हम लोग मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी इज द acceleration due to gravity on surface of earth। तो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो अर्थ के सरफेस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिफरेंट होगा। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस पॉइंट पर से P1 पर, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट P1, उसको G डैश बोलेंगे से। वो होता है G बाई G RE स्क्वायर बाई RE प्लस D का होल स्क्वायर। यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन होता है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस D फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो G डैश को लिख देंगे G RE स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस D बाई RE का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर हम माने कि D मेरा जो है सो RE से बहुत छोटा है, इन दैट केस यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में D बाई RE है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर कर देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलमोस्ट G के बराबर हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी का जो वेरिएशन होगा उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ जी कैन बी इग्नोर्ड। ये पहला पॉइंट है जो ध्यान देना है। तो इसमें जो कहा गया आप लोग परहैप्स समझ गए हैं इसमें, ठीक है। अगर पॉइंट P1 का अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस D जो है अर्थ के रेडियस की तुलना में बहुत छोटा है, तो यहाँ पर हम D बाई RE को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो G डैश हो जाएगा G बाई 1 स्क्वायर, यानी G डैश बराबर G हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि सच पॉइंट्स के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऑलराइट, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में फर्स्ट वी डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को ऐसे डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को ऐसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अर्थ का सरफेस ऑफ अर्थ है या ग्राउंड सरफेस है।
ग्राउंड सरफेस हो गया, अर्थ का सरफेस। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब हुआ कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इन अ वर्टिकल प्लेन with some speed having both horizontal and vertical components, and the motion of the object is restricted to be near the surface of earth. Such a motion is called projectile motion. Projectile motion मतलब हुआ कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड सरफेस के पास मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट इन जनरल है, वर्टिकल कंपोनेंट आल्सो एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आल्सो. So this motion is called projectile motion. So projectile motion meaning an object moving near the earth's surface, not very far away from it. Object moving near the earth's surface an object moving near the earth's surface and having both velocity components in general, and having both velocity components, horizontal and vertical. Both velocity components meaning horizontal and vertical both. And vertical both. According to this definition, an object moving in a vertical line near ground surface cannot be taken to be the projectile motion. A motion object moving in a vertical line, either upward or downward, near the earth's surface, वो projectile motion नहीं कहलाएगा. Projectile motion के लिए it is necessary कि object should also have a horizontal velocity component. Both components must be there in general. Then that motion will be called a projectile motion. So this means देखिए, अगर ये मेरा ground surface है, an object moves either this way or this way, in vertical direction. This is not a projectile motion. This is not a case of projectile motion. So this is the definition of projectile motion. Okay. अच्छा आप जरा देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ assumptions हम लोग लगाएंगे. इसको बिठा देते हैं. So देखिए, assumptions regarding projectile motion. Some basic assumptions of projectile motion. Assumptions of projectile motion. See, ये मेरा अर्थ सरफेस हो गया. This is the earth surface. This is the earth surface. Object has been fired here from initial speed u at some angle alpha with the horizontal. So this moves in air. At some instant the object is somewhere here. अच्छा, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देकर फेंका गया है इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्शन. बोलते हैं ऑब्जेक्ट हैज बीन प्रोजेक्टेड, और इसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल. और जो यहाँ से फेंका गया कुछ स्पीड से उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. At some instant object is here, somewhere here, इसी इंस्टेंट पर इसका कुछ वेलोसिटी v है. सबसे फर्स्ट assumption हम लोग का ये होगा, assumption one ये है कि देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट ये जो प्रोजेक्टाइल है हवा में मूव कर रहा है, तो एयर भी उसको मोशन को अफेक्ट करेगा. एयर उस पर कुछ बॉइंट फोर्स लगाएगा आसपास, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अच्छा, एयर उस पर कुछ रेजिस्टेंस फोर्स भी लगाएगा. अच्छा, अर्थ भी इस पर अपना ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा. तो हम लोग पहला assumption हम लोग का ये होगा, हम लोग मानेंगे कि ऑब्जेक्ट पर एयर का कोई इफेक्ट नहीं है. मतलब एयर जो उस पर बॉइंट फोर्स लगाएगा प्रोजेक्टाइल पर, या एयर जो उस पर रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे. मतलब कि हम लोग मानेंगे कि ऑब्जेक्ट पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ हो गया. दिस इज आवर फर्स्ट assumption. तो assumption 1 के अनुसार it is assumed that
air has no effect on the projectile. This means the only force acting on the projectile is the gravitational attraction force due to earth. Attractive gravitational force on the shell, attractive gravitational force on the shell, प्रोजेक्टाइल को शेल भी बोल सकते हैं. So attractive gravitational force on the shell due to earth is the only force on the shell. फॉर एग्जाम्पल देखिए, शेल यहां पर है किसी इंस्टेंट पर, उसको केवल एक ही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है अर्थ की वजह से. हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर वर्टिकल से d डिस्टेंस ऊपर है, इसका मास मान लेते हैं m है, m इसका मास है, मास इज इक्वल टू m. अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू होगा mg डैश. g डैश क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द लोकेशन ऑफ शेल ड्यू टू अर्थ. अच्छा, अभी हम लोग देखे थे कि g डैश क्या होता है. g डैश होता है g/1 प्लस d/re का होल स्क्वायर. अच्छा, अब दूसरा एजम्पशन हम लोग का क्या है देखिए, एजम्पशन 2. एजम्पशन 2 के अनुसार, एजम्पशन 2 के अनुसार हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है अर्थ के सरफेस से बहुत दूर नहीं है. बहुत दूर नहीं मतलब क्या, माने ऑब्जेक्ट का जो अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस d है वो अर्थ के रेडियस की तुलना में बहुत छोटा है. इसको बोलेंगे स्मॉल रेंज, शॉर्ट रेंज मोशन. एजम्पशन 2 में मानेंगे एट ऑल इंस्टेंट्स अच्छा, जस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एजम्पशन 2 एक पॉइंट हम बोलेंगे एजम्पशन 1 के रिगार्डिंग. एक मिनट, जस्ट हम रिपीट कर रहे हैं. तो ये पहला एजम्पशन का मतलब हुआ कि अर्थ पर केवल एक, शेल पर केवल एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स अर्थ की वजह से, mg डैश डाउनवर्ड डायरेक्शन, और g डैश इसके बराबर है. अच्छा देखिए, इसका इंप्लीकेशन ये हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन का, कि इसका इंप्लीकेशन ये होगा इस इक्वेशन का कि जो शेल का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ शेल वो g डैश हो गया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये एक्सेलरेशन ऑफ शेल जो है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g डैश होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये फर्स्ट अजम्पशन हो गया. अच्छा, अब जरा हम लोग सेकंड अजम्पशन का बात करेंगे. वी नाउ टॉक ऑफ सेकंड अजम्पशन. इसको मिटा देते हैं. अच्छा, सेकंड अजम्पशन क्या है उसको देखिए. अजम्पशन 2, अजम्पशन 2 ये है कि किस एट ऑल टाइम इंस्टेंट्स, एट ऑल इंस्टेंट्स ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन, जब द वर्टिकल सेपरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ. एट ऑल इंस्टेंट्स d is much less than radius of earth. This will mean कि g dash approximately g हो जाएगा, जैसा अभी डिस्कस किए थे. This will mean कि acceleration of shell with respect to ground is almost equal to g in vertically downward direction. Acceleration of shell with respect to ground is equal to g, almost g, in vertically downward direction, and is equal to constant. उसका डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट g और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ये मेरा दो अजम्पशन हो गया. देखिए, these are the two assumptions. अब हम लोग जो भी इसका थ्योरी का डिस्कशन करेंगे, इट विल सब्जेक्ट टू दिस टू अजम्पशंस. एक बार रिपीट कर रहे हैं. फर्स्ट अजम्पशन में हम लोग देखे कि हम लोग मान के चले कि उस पर केवल एक ही फोर्स है. वो कौन सा फोर्स है शेल पर?
अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स, एयर का जो उस पर फोर्स लगा रहा है बॉइंट फोर्स और रेजिस्टेंस फोर्स, उसको इग्नोर किए। तो शेल पर एक ही फोर्स है, वो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स है ड्यू टू अर्थ, और उसका वैल्यू हो जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन भी g डैश हो गया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर हम लोग बोले कि अगर दूसरा एजम्पशन कि शेल का एट ऑल इंस्टेंट शेल का जो ग्राउंड के सरफेस से जो हाइट d है वो हमेशा अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा है, तो g डैश ऑलमोस्ट g के बराबर हो जाएगा। इनिशियल का एक्सेलरेशन का वैल्यू ऑलमोस्ट g होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी उसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी कांस्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा g होगा इक्वल टू दैट एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सब्जेक्ट टू दीज टू assumptions हम लोग बोल सकते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कांस्टेंट एट ऑल इंस्टेंट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इक्वल टू g. So this is the basic assumptions of the projectile motion. So we can say that at all instants while in air the acceleration of the shell with respect to ground is constant. शेल मतलब प्रोजेक्टाइल भी, एक्सेलरेशन ऑफ शेल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द बेसिक assumption. यहां तक बता दिए सारा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या हम लोग का अलग अलग केस आएगा उसको जरा हम लोग स्टडी करेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में मेन प्रॉब्लम क्या है पहले समझिए। मेरे पास कोई शेल या ऑब्जेक्ट है या प्रोजेक्टाइल है जिसको इनिशियल स्पीड यू से हम प्रोजेक्ट किए, मतलब फेंके एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हमको सब्सिक्वेंटली उसका मोशन डिटरमिन करना है। तो हमको टी टाइम पर बताना है कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो कंपोनेंट्स क्या होगा, उसका जो लोकेशन है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज इतना ही बस हम लोगों को करना है। मैंने गिवन द इनिशियल मैंने गिवन द ओरिएंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमको गिवन द शेल जो प्रोजेक्टाइल है और उसका इनिशियल वेलोसिटी यू गिवन है, वो कितना एंगल पर है हॉरिजॉन्टल से वो भी गिवन है। तो हमको टी टाइम पर उसका वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट्स जानना है विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मेन यही हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन में मेन प्रॉब्लम होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहेगा, गिवन द इनिशियल वेलोसिटी u, given the initial velocity u of the shell and the orientation of the coordinate system and the given coordinate system and the given coordinate system, we have to find the velocity and acceleration of shell at some instant t. At some instant t. तो मेन यही प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज ऑल, इतना ही करना है। तो आपको शेल का इनिशियल लोकेशन पता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी गिवन है, आपको बताना है कि प्रोजेक्ट करने के फेंकने के प्रोजेक्ट करने के टी सेकेंड्स बाद उसका क्या वेलोसिटी होगा और उसका क्या कोऑर्डिनेट्स होगा, बस इतना ही उनको बताना है, दैट्स ऑल। तो दिस इज ऑल, यही बेसिक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 केस हम लोग लेंगे, 3 केसेस, 3 केस लेके उसका हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, है ना। इसको मिटा देते हैं। So
वी नाउ कंसिडर 3 डिफरेंट केसेस, इनफैक्ट 4 केसेस लेंगे। ऐसे देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट हम लोग मेन ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे जैसा जनरल प्रॉब्लम्स में आता है वही डिस्कस करेंगे। तो 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे जिसमें दूसरा ओरिएंटेशन भी डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम का। सो केस, वेरियस केसेस। फर्स्ट ये है कि ये यहां से शेल को फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी u से एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। जो शेल जहां इनिशियली था वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। एक बार रिपीट करें, शेल को यहां से फेंका गया टाइम 0 पर विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। जहां से शेल को फेंका गया उसको प्रोजेक्शन पॉइंट बोलेंगे, और शेल को जो फेंकने का प्रोसेस है उसको प्रोजेक्शन बोलेंगे। इससे हमारा ये शेल का जो इनिशियल लोकेशन है दैट इज ऑरिजिन। एट इनिशियल इंस्टेंट shell is at origin। ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। तो पहला ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होगा मेरा। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में हम लोग इस शेल का मोशन स्टडी करेंगे, उसके मोशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है, बाय मींस ऑफ सम इक्वेशंस। जो सेकंड होगा इसको हम लोग बोलेंगे, पहला केस को हम लोग बोलेंगे यूजुअल केस या यूजुअल प्रोजेक्शन रूल, यूजुअल प्रोजेक्शन या यूजुअल केस बोलेंगे इसको। जो सेकंड होगा प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ द नो आई टेक सेकंड केस, प्रोजेक्शन, ओके, प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। इसमें हम लोग क्या है कि जैसे ये मेरा कोई शेल है इनिशियल लोकेशन पर, इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये यहां से ये इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाता है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन। ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, यहां से शेल को फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी u से एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। शेल को जहां से इनिशियली फेंका गया मेरा ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये x एक्सिस हो गया आपका इंक्लाइन प्लेन, ये y एक्सिस हो गया नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। अब ये एयर में मूव करेगा समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। तो ये मेरा प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन वाला केस है। तो ये मेरा सेकंड केस हो गया। अच्छा, ऊपर मिटा आते हैं। थर्ड केस है प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। थर्ड केस प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन क्या है उसको भी देखिए। ये इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाता है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन मेरा है, यहां से ये मेरा ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। यहां से शेल को फेंका गया u स्पीड से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर फेंका गया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के इसके मोशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। यही थर्ड केस कहलाता है प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इसी को बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इसी को बोला जाता है। और फोर्थ केस में कुछ मिसलेनियस केसेस हम लोग लेंगे, कुछ दूसरा ओरिएंटेशंस लेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का। केस 4 में जैसे इस टाइप का लेंगे, जैसे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, शेल को यहां से फेंका गया इनिशियल स्पीड u से अल्फा एंगल पर, इसके मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। ये मेरा फोर्थ केस हो जाएगा। तो देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिएंटेशन तो बहुत सारा हो सकता है। बेसिक है कि देखिए 2-3 केस समझ लीजिएगा तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में मोशन डिस्क्राइब हो जाएगा। तो मोशन डिटरमिन करना बहुत कठिन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, तो उसको हम लोग को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क्राइब करना है, दैट्स ऑल।
अच्छा इसको मिटा देते हैं। तो देखिए हम लोग पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 का जो क्वेश्चन है दे आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। केस 1 तो केस 1 को हम लोग यूजुअल केस कहेंगे। यूजुअल केस इसमें देखिए यहां से शेल को फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन ले लिए, ये हॉरिजॉन्टल थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस। यहां से ये मेरा शेल है या प्रोजेक्टाइल या स्टोन जो कहिए, इसको फेंका गया इनिशियल स्पीड u से एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। u को इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। u इज कॉल्ड द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। u इज कॉल्ड द इनिशियल स्पीड ऑफ क्या? प्रोजेक्शन। और अल्फा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो शेल को यहां से फेंका गया है टाइम 0 पर। जिस इंस्टेंट पर शेल को ध्यान से फेंका गया उसको हम टाइम 0 मान लिए। अब हमको इसके मोशन को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। यू हैव टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस शेल सब्सिक्वेंटली इन टर्म्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखिए शेल अब जाएगा ऐसे एयर में, इट विल मूव इन सम कर्व्ड पाथ लाइक दिस, ऐसे जाएगा। किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर शेल मेरा यहां पर आ गया है। दिस इज द शेल एट टाइम t। टाइम t पर शेल यहां पर है। इस वक्त इसका वेलोसिटी इधर कुछ है v, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में टेंजेंशियल टू द पाथ। जैसा हम लोग डिस्कस किए हैं, शेल का जो एक्सेलरेशन a है वो g है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो कांस्टेंट के बराबर है। क्यों कांस्टेंट है पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखिए इस समय शेल का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अच्छा यहां से शेल से हम नॉर्मल ड्रॉप किए इस पर, तो यहां से यहां जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये इसका x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। और शेल से हम नॉर्मल ड्रॉप किए y पर, तो यहां से जो फीट ऑफ नॉर्मल से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, ये इसका y कोऑर्डिनेट y हो जाएगा। तो हम लोग को अब देखिए इस मोशन को डिस्क्राइब करना है t टाइम पर। तो मोशन डिस्क्राइब करने का मतलब t टाइम पर हमको वेलोसिटी v का दोनों कंपोनेंट जानना है, vx vy, और t टाइम पर उसका x y दोनों कोऑर्डिनेट हमको जान लेना है। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ vx vy जान जाएंगे तो इसका जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो नेसेसरी पैरामीटर्स है वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम लोग करेंगे क्या? अच्छा एक बात और, इस वेलोसिटी का कुछ x कंपोनेंट होगा जिसको vx कहेंगे, इसका कुछ y कंपोनेंट होगा जिसको क्या बोलेंगे? vy कहेंगे। x कंपोनेंट vx, y कंपोनेंट vy। तो हम लोग अब क्या करेंगे? इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके मोशन को हम लोग दो कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे, एक मोशन अलोंग x डायरेक्शन, एक मोशन अलोंग y डायरेक्शन। फिर हम लोग क्या करेंगे? x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के मोशन को इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? दोनों मोशन को सुपर इंपोज कर देंगे, तो शेल का जो ओवरऑल मोशन है हमको वो मिल जाएगा। शेल का जो ओवरऑल मोशन है दैट कैन बी इजीली डिटरमिन्ड। हम लोग का बेसिक अप्रोच क्या होगा? वी ब्रेक द मोशन इनटू टू कंपोनेंट्स। We break the motion into two components, one along x-axis and दूसरा along y-axis। फिर हम लोग क्या करेंगे? दोनों मोशन को हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एनालाइज करेंगे, उसका दोनों को सुपर इंपोज कर देंगे, इसका ओवरऑल मोशन हमको शेल का मिल जाएगा, और उसका जो भी नेसेसरी पैरामीटर्स है they can also be easily evaluated। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मोशन अलोंग x डायरेक्शन को स्टडी करेंगे। We study the motion along x direction। मोशन अलोंग x डायरेक्शन। चलिए फर्स्ट थिंग जो हम लोग निकालेंगे वो होगा शेल का एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो शेल का जो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस होगा वो उसके टोटल एक्सेलरेशन a का x कंपोनेंट होगा। इसको लिखेंगे a cos 90 डिग्री।
ए कॉस 90 डिग्री इसलिए है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हम इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट खोज रहे हैं। अब ये मेरा जी के बराबर है तो जी कॉस 90 डिग्री, अब कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, जी कॉस 90 डिग्री जीरो हो गया, यानी कि एक्स इज जीरो फॉर ऑल टाइम्स। अब एक्स हम जानते हैं क्या होता है, dvx by dt होता है, दैट इज जीरो फॉर ऑल टाइम्स। दिस विल मीन कि vx मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ड्यूरिंग इट्स एंटायर कोर्स ऑफ मोशन शेल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट वाला वेलोसिटी है कांस्टेंट होगा। अब सवाल है इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। अब इस कांस्टेंट का वही वैल्यू होगा जो वैल्यू ऑफ vx होगा टाइम जीरो पर। अब टाइम जीरो पर u देखिए एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, इसका वैल्यू हो जाएगा u cos अल्फा। तो vx इज कांस्टेंट इज इक्वल टू u cos अल्फा। तो हम लोग को x डायरेक्शन का ax जीरो आ गया फॉर ऑल टाइम्स, यानी vx कांस्टेंट हो गया उसके बराबर और वो u cos अल्फा के बराबर हो जाएगा। एक और चीज हम लोग निकाल लिए। अच्छा एक चीज हम लोग और जानना चाहेंगे, टी टाइम पर शेल का x कोऑर्डिनेट क्या है, इसको भी हमको जानना है। x कोऑर्डिनेट ऑफ द शेल एट टाइम t, दिस आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा देखिए टाइम जीरो पर शेल यहां था, टी टाइम पर शेल यहां गया, तो जीरो से टी में शेल का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखिए ये वाला, ये शेल का डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां जो डॉटेड लाइन बना है एरो, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x हो जाएगा। तो x जो है उसका डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है। अब देखिए x डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन जीरो है, इन x डायरेक्शन में उसका स्पीड कांस्टेंट है। इन जीरो से स्मॉल टी सेकंड्स में, जीरो से स्मॉल टी सेकंड्स में शेल जो है हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस मूव करता है at a constant horizontal speed of u cos alpha. Therefore distance covered x लिखाएगा speed into time, speed along x direction जो कि u cos alpha है या vx into t है, और vx मेरा कितना है, u cos alpha है, u cos alpha into t है, x मेरा हो जाएगा ut cos alpha। ये देखिए यहाँ मोशन का जो x कंपोनेंट है उसको हम लोग फुली एनालाइज कर चुके हैं। मोशन along x direction has been fully analyzed। तो ये x बराबर जीरो एट ऑल इंस्टेंट्स, vx constant is equal to u cos alpha, x is equal to vxt यानी u cos alpha into t, इन x बराबर ut cos alpha, इन x बराबर कितना ut cos alpha। एक रिलेशन हम लोग का आ गया। मोशन along x डायरेक्शन हम लोग का फुली एनालाइज हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोशन along y डायरेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो मोशन along x डायरेक्शन पूरा स्टडी हो गया है, इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसे रटने में कुछ नहीं है, नथिंग टू बाय हार्ट, इसे रहने दीजिए। इसे तो ऐसे ही बेसिक काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर है, तो सब अपने लिखा जाएगा, इतना रटना उटना कुछ नहीं है, दिस इज सफिशिएंट। हो गया, एक्स डायरेक्शन का मोशन एनालाइज हो गया है। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन को एनालाइज करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग लेंगे मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। मोशन अलोंग y direction to be studied, मोशन अलोंग y डायरेक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसमें एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट निकालेंगे, ay। अब ay क्या होगा, एक्सेलरेशन a का कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन। अब इसका एक्सेलरेशन g है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ay हो जाएगा a cos y डायरेक्शन इधर है पॉजिटिव, a cos 180 डिग्री। a कितना है मेरा g है, g cos 180 डिग्री यानी माइनस जी हो गया, यानी ए वाई का वैल्यू कांस्टेंट हो गया माइनस जी। अच्छा ए वाई वाई डायरेक्शन में शेल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कितना, माइनस जी के बराबर, यानी जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब उसका हमको वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चाहिए टी टाइम पर, ये वाई कंपोनेंट, भी का वाई कंपोनेंट, तो भी वाई लिखेंगे। अच्छा देखिए शेल का वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है माइनस जी, तो भी वाई मेरा वो फॉर्मूला u प्लस एटी फॉर्मूला से आ जाएगा अलोंग वाई डायरेक्शन। तो वी वाई को लिखेंगे यू वाई प्लस ए वाई टी, ऐसा वी वाई लिखेंगे। वी वाई विल बी रिटन एज यू वाई प्लस ए वाई टी। सो वी वाई, अब यू वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u, वो आपका u sin अल्फा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यू वाई लिखाएगा u sin अल्फा, ए वाई माइनस जी है जैसा हम लोग देख चुके हैं, तो माइनस जी टी, ये देखिए। तो वी वाई हो गया u sin अल्फा माइनस जी टी हो गया, ये वी वाई हो गया। अच्छा ए वाई भी आ गया, वी वाई भी आ गया। अब हमको y डिटरमिन करना है, वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y। जो y क्या है इसमें, शेल का y कोऑर्डिनेट है टी टाइम पर, यानी ये डिस्टेंस y है, यानी ये डिस्टेंस भी y है। अच्छा शेल यहां पर था टाइम जीरो पर, टी टाइम पर शेल यहां चला गया, तो शेल का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। अब इस शेल का जो y कंपोनेंट है वो इतना है, यही y है, यानी कि जीरो से स्मॉल टी में शेल जो है y एक्सिस के लॉन्ग y डिस्टेंस मूव किया,
with initial velocity of u sin alpha and a constant acceleration a in downward direction. तो अगेन हम लोग y डायरेक्शन में ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे. तो y बराबर uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, यानी y बराबर, अब uy को लिखेंगे u sin अल्फा इंटू टी, ay हो गया माइनस gt स्क्वायर बाई 2. ये देखिए, तो हम लोग मोशन का जो y कंपोनेंट है उसको भी फुली एनालाइज कर चुके हैं. देखिए, तो y हो जाएगा u sin अल्फा इंटू टी माइनस gt स्क्वायर बाई 2. यहां जाके मोशन का जो y कंपोनेंट है वो भी फुली एनालाइज हो गया. थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं. तो ये y हो गया u sin अल्फा इंटू टी माइनस gt स्क्वायर बाई 2. ये मोशन का y कंपोनेंट भी फुली एनालाइज हो गया है. तो वो मोशन का जो y कंपोनेंट है दैट हैज आल्सो बीन फुली एनालाइज्ड. तो मोशन का x कंपोनेंट भी एनालाइज किया हो गया और मोशन का y कंपोनेंट भी फुली एनालाइज हो गया. अब अगर इन दोनों मोशन को हम सुपर इंपोज करेंगे तो हमको शेल का ओवरऑल मोशन मिल जाएगा और इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का जो वेरियस पैरामीटर्स है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा. यहां जाके आपको इतना बता दिए. आई होप इट इज क्लियर. इसमें ऐसा कुछ रटने उठने कुछ नहीं है. बेसिकली फॉर्मूला v बराबर u प्लस at, d बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ad, d बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी, वही फॉर्मूला लगाना है, दैट्स ऑल. और अगर जीरो एक्सेलरेशन है किसी फिक्स डायरेक्शन में, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, उस डायरेक्शन में फॉर्मूला लग जाएगा जैसा एक्स डायरेक्शन में लग गया है. तो ये इस तरह से करने से आपका मोशन इजीली एनालाइज हो जाएगा. तो यहाँ तक समझिए पहला केस का बेसिक एनालिसिस हम लोग का कंप्लीट हो गया है. अब इसमें बाकी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. अब यहाँ इसको क्लोज कीजिए. हम लोग नेक्स्ट वीडियो जिसका बनेगा उसमें इसका वेरियस पैरामीटर्स जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का उसको हम लोग स्टडी करेंगे. जैसे हम इसमें यहाँ से मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल कहलाएगा, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द शेल बोलते हैं, शेल का टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है. उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. अब यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए.